हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे कि कुंडली में जब किसी भी ग्रह के ऊपर से कोई ग्रह गोचर करता है तो इसको कैसे देखा जाता है, इसका क्या फल होता है। देखें कि जो कुंडली होती है उसमें जो भी आपके जन्म के ग्रह स्थित होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट माने जाते हैं, और जब उस बिंदु से कोई ग्रह गोचर करता है, विशेषकर कि धीमा चलने वाले ग्रह, तो उनका विशेष प्रभाव होता है। धीमा चलने वाले कौन से ग्रह हुए, जैसे कि आपका राहु केतु हो गया, शनि हो गया, गुरु हो गया, इवन मंगल को भी एक बार हम ले लेते हैं क्योंकि वो 1.5 महीने में राशि बदलता है। तो देखिए कि जो भी, जैसे कि मान लीजिए तेज ग्रह चलते हैं, जैसे कि आपका चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, सूर्य हो गया, तो इन ग्रहों का ट्रांजिट बहुत ही तेजी से होता है। तो इनका रिजल्ट समझ में नहीं आता है, जब तक वो रिजल्ट आप सोचेंगे तब तक वो अगले भाव में मूव कर जाएंगे। तो इनका भी रिजल्ट देखने के लिए ऐसा बताया गया है कि जो जैसे चंद्रमा आपका जन्मकालीन चंद्रमा यानी कि जन्म कुंडली में जहाँ पर स्थित है, उस चंद्रमा के ऊपर से कौन सा ग्रह गुजर रहा है उसका भी विशेष महत्व होता है। तो यही आज का विषय है। और दूसरा ये कि इस विषय को समझाते हुए ये कहाँ से आया, तो अष्टक वर्ग इसमें विशेष रोल निभाता है, और यहीं से अष्टक वर्ग की भी शुरुआत होती है। तो अष्टक वर्ग के ओरिजिन को भी आज हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप एक सारणी देखिए। ये जो सारणी है इसमें ये बताया गया है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के ऊपर से जाता है तो उसका गोचर अच्छा माना जाता है, उस ग्रह का रिजल्ट अच्छा माना जाता है। जैसे इसमें देखिए कि हर ग्रह का ट्रांजिट अपने ऊपर से अच्छा बताया गया है, एक शनि को छोड़ के। कहने का मतलब है जैसे जुपिटर लिखा है तो जुपिटर अपने ऊपर से गोचर अच्छा मानता है, सूर्य के ऊपर से जुपिटर का गोचर अच्छा है, बुध के ऊपर से अच्छा है। ऐसे ही आप टेबल में देखेंगे। लेकिन एक शनि की जो टेबल है, शनि के आगे आप देखिए कि सिर्फ सन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि शनि बाकी सभी ग्रहों से उसका गोचर अच्छा नहीं बताया गया है। इवन शनि अपने ऊपर से भी जब ट्रांजिट करता है तो उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, यानी कि शनि का गोचर स्वयं शनि के ऊपर से भी अच्छा नहीं बताया गया है, सिर्फ सूर्य के ऊपर से बताया गया है। तो ये एक बड़ी ही, मतलब जैसे दोनों ग्रह कट्टर शत्रु हैं, लेकिन शनि का सूर्य के ऊपर से गोचर अच्छा बताया गया, और बाकी ग्रह अपने ऊपर से अच्छा फल देते हैं जब भी गुजरते हैं, और कुछ एक अन्य ग्रह हैं उनसे भी वो अच्छा फल देते हैं। तो देखें कि जैसे यहाँ पर आपका वीनस का दिया हुआ है कि जब आपका शुक्र है वो चंद्रमा के ऊपर से गुजरेगा तो अच्छा फल देगा, और शुक्र स्वयं के ऊपर से गुजरेगा तो अच्छा फल देगा। अच्छा, ये फल क्या देगा इस पर भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप इसको समझिए कि ये कहाँ से आया। मतलब इसका ये, जैसे कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ कि ये ग्रह इसके ऊपर से गुजरेगा तो अच्छा होगा, ये आया कहाँ से। और नीचे देखिए कि लग्न भी लिखा हुआ है कि लग्न में कोई ग्रह आता है तो उसका कैसे फल होगा। तो इसको आप सबसे पहले तो अब इसको छोड़ देते हैं, हम इसको समझिए। जैसे देखिए कि ये सारणी आपको दिख रही होगी, ये जो भी सारणी आपको दिख रही है, मतलब हम किसी ग्रह का उठा लेंगे। जैसे हमने शनि को लिया है, आप कोई भी अष्टक वर्ग की किताब लेंगे तो उसमें शुरुआत में ये सारणी दी होती है, और मान लीजिए कि आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इजी वे में सारणी मिल जाएगी। तो देखिए कि इस सारणी में जो लिखा है, जैसे आप जब शनि को देखेंगे तो नीचे लिखा है कि शनि सूर्य से पहले स्थान पे बिंदु देता है, इसका मतलब कि शनि सूर्य के ऊपर से अच्छा माना गया। वहीं आप देखिए कि नीचे लग्न में भी जो लग्न की सारणी है शनि से, आप देखेंगे कि लग्न के आगे भी एक लिखा है, तो इसका मतलब कि शनि लग्न पर से भी उसका गोचर अच्छा माना जाएगा। वहीं आप अगर चंद्रमा के सामने देखेंगे तो चंद्रमा के सामने लिखा है 3, 6 और 11, इसका मतलब कि शनि जब भी कभी जन्मकालीन चंद्रमा से छठे और आपका तीसरे और 11वें जाएगा तो उसको अच्छा माना जाता है। तो ये जो 1 नंबर लिखा होता है इसका मतलब कि उस जगह से, जैसे कि सूर्य के सामने 1 लिखा है तो शनि को बताएगा कि शनि सूर्य के ऊपर से उसका गोचर अच्छा माना जाएगा। तो यही से अष्टक वर्ग का भी उदय होता है। कहने का मतलब है कि ऐसे जैसे कि समानता गोचर हम सूर्य से, चंद्रमा से देखते हैं, लग्न से देखते हैं, लेकिन बताया गया कि सभी ग्रहों से गोचर देखना चाहिए। तो फिर गुरु से देखा गया कि सभी ग्रहों से गुरु कैसे राशियों में अच्छा फल देता है, कैसे राशियों में बुरा फल देता है, मंगल की क्या स्थिति है, तो वो सारणी के द्वारा आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने शनि की टेबल में सामने सूर्य लिखा था, तो वो सूर्य इसी टेबल से लिखा है कि शनि जब भी सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो अच्छा फल देगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि अच्छे फल में क्या अच्छा फल। देखिए कि इसको समझें कि जैसे जो ग्रह किसी ग्रह के ऊपर से आ रहा है, अभी हमने राहु केतु की बात नहीं की, अभी उसमें जो लग्न लिखा था उसकी बात नहीं की, अभी इसमें बहुत सी बात है, लेकिन हमको वैसे कहीं से शुरू करना होगा। तो आप एक एक चीज़ को समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी ग्रह एक्स वाई जेड, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं शनि का ही ट्रांजिट ले लेते हैं। जैसा बताया गया कि शनि सूर्य के ऊपर से अच्छा होता है, तो क्या अच्छा होगा।
देखिए कि ग्रह के कुछ नैसर्गिक गुण होते हैं, ये ट्रांजिट सिर्फ उसी के आधार पर है। कहने का मतलब है कि किताबों में कहीं भी भावेश शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। जैसे आपकी कुंडली में इसमें नहीं मतलब है कि शनि कौन से भाव का स्वामी है, या इस ट्रांजिट में नहीं मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि जुपिटर के ऊपर से मंगल गुजर रहा है, तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि जुपिटर के कारकत्व क्या है, मंगल के कारकत्व क्या है, और यदि उन दोनों ग्रहों का गोचर अच्छा बताया गया है तो अच्छा होने की संभावना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका मंगल कुंडली में त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, जुपिटर कहाँ का स्वामी है, ये सब अभी भावेश से कोई मतलब नहीं है। तो इसका होगा क्या, मतलब क्या अच्छा फल, जैसे आपका सूर्य के ऊपर से गुरु का गोचर अच्छा बताया गया, तो इसमें क्या अच्छा होगा। देखें कि इसको समझिए कि जो ग्रह ऊपर रहता है, यानी कि जो ग्रह ऊपर गोचर कर रहा है किसी ग्रह के ऊपर से, उसके हाथ में थोड़ी पावर ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब है कि यदि सूर्य के ऊपर से गुरु गुजरेगा, तो मतलब गुरु का गोचर वैसे तो नाड़ी ज्योतिष में विशेष तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसको समझिए कि इसमें व्यक्ति जैसे कि अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा, और उससे सूर्य जैसे कि आपका पॉपुलैरिटी का कारक होता है, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग अपनी नाम चीन पहचान बनाने में करेगा। व्यक्ति कुछ एक अपने नाम से या अपने पिताजी के नाम से कुछ खुलवा देगा जिससे उसके कुल का नाम ऊंचा हो। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि उसके गुडविल के लिए, नाम प्रतिष्ठा के लिए अच्छा होगा जब भी कभी जुपिटर जो है वो सूर्य के ऊपर से जाएगा। नाड़ी ज्योतिष में ये माना जाता है कि जुपिटर सूर्य के ऊपर से जाए तो कुछ नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा होता है। खैर उसका प्रिंसिपल अलग है, उस पर किसी और दिन बात कर लेंगे। ऐसे ही जैसे कि शनि के ऊपर से आपका बताया गया कि मतलब वो सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर अच्छा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक तो शनि है, शनि सूर्य का उपयोग करेगा अपने मतलब कि कर्मों के लिए, तो यानी कि कार्य क्षेत्र में आप कुछ आपको सरकार से सहायता मिल सकती है, अपने पिताजी से सहायता मिल सकती है, क्योंकि शनि कर्म का कारक होता है और सूर्य सरकार का, पिता का, प्रतिष्ठा का कारक होता है। आप अपनी पॉपुलैरिटी से कुछ आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। इसमें जैसे मैंने कहा कि सिर्फ हमने नेचुरल कारकत की बात की है, ये नहीं देखा है कि शनि कौन से भाव का स्वामी है, गुरु कौन से भाव का स्वामी है। तो आपको भी ये नहीं करना है कि मेरा केंद्र के ऊपर से त्रिकोणेश जा रहा है, वो उसका भी महत्व होता है, लेकिन आज जो विषय है इसको आप सिर्फ कारकत तक ही रखिए। देखें कि लेकिन इसमें आपने जो टेबल देखी होगी, जैसे कुछ एक चीज़ तो आश्चर्य प्रतीत होती है, जैसे कि गुरु की टेबल में देखिए तो उसमें आपको चंद्रमा नहीं लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि किताबों में गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से अच्छा नहीं बताया गया है। और वैसे सोच के लगता है कि यार चंद्रमा मन का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, तो जब भी कभी चंद्रमा के ऊपर से गुरु जाएगा तो ये अच्छा होगा। मुझे तो शुरू शुरू में यही भ्रम था, लेकिन ना तो शास्त्र में लिखा गया है और ना ऐसा देखा गया है। मतलब कुछ एक जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव रहा है उसमें कहीं भी मतलब चंद्रमा के ऊपर से गुरु जाएगा तो ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ जो लग रहा था कि चंद्रमा भी एक शुभ ग्रह है, उसके ऊपर से गुरु का ट्रांजिट अच्छा होना चाहिए। तो इसमें और भी कुछ एक चीज़ है जैसे कि जो आश्चर्य तरीके से प्रतीत होती है, जैसे सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर अच्छा बता दिया गया, जबकि शनि का स्वयं के ऊपर से गोचर अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही आप इसको देखेंगे, और मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि आपको इसमें सिर्फ ग्रहों के कारकत को लेना है। अच्छा देखें कि उसमें सारणी में लग्न भी लिखा हुआ था कि लग्न से कौन सा ग्रह अच्छा होता है, इसका क्या मतलब है। देखें कि जो भी जैसे कि आप अष्टक की टेबल देखेंगे, जैसे अभी हमने शनि की दिखाई थी, तो शनि के सामने आप नीचे देखेंगे तो लग्न के सामने 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि शनि जब भी कभी लग्न से गुजरेगा, यानी कि 1 नंबर यानी पहले भाव से गुजरेगा, ये जो भी वहाँ पर संख्या लिखी होती है 1 2, इसका मतलब होता है कि उस ग्रह से, जैसे चंद्रमा से शनि तीसरे अच्छा जाता है तो वहाँ पे 3 लिख देंगे, यानी कि चंद्रमा से हम गिनेंगे तो तीसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा है। ऐसे लग्न से जब 1 लिखा है तो इसका मतलब कि लग्न में शनि का गोचर अच्छा है। तो इस अच्छे में क्या हुआ कि अब हम बात कर रहे हैं लग्न की। लग्न मतलब कि भाव, तो इसका मतलब कि शनि किसी भी भाव से, मान लीजिए कि वो चौथे जाए तो वो भी, उसको आप लग्न मान लीजिए, वो भी तो एक भाव होगा ना। तो शनि का गोचर हर भाव से अच्छा माना जाता है। अच्छा इन द सेंस कि मतलब वो उस भाव के कारकत को बढ़ा देगा, उसको इससे मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए कि शनि पहले भाव में है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, नाम पहचान के लिए अच्छा है, और मान लीजिए कि वो छठे भाव में है तो फिर वो रोग हो गया, कष्ट हो गया, दुर्घटना हो गई, इसके लिए हो जाएगा। मतलब इसको अच्छा नहीं मानेंगे। अष्टम भाव में जाएगा तो वो अष्टम भाव के फल को बढ़ाएगा। कहने का मतलब है कि शनि जिस भी भाव में जाएगा उसको उसके फल को बढ़ाना है। ऐसे ही मंगल भी जिस भी भाव से गोचर करता है वो उसके फल को बढ़ाता है। तो कुछ एक ग्रह लिखे हुए हैं, आप उसको उस तरीके से भी समझिएगा कि जैसे शनि और मंगल का गोचर
किसी भी भाव में हो वो उस भाव में उसके फल को बढ़ाता है। अब यहाँ पर हम भाव की बात कर रहे हैं, पहले हमने ग्रहों की बात की थी, तो ये थोड़ा सा अलग आता है। वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताया दे रहा हूँ। जैसे शनि का गोचर चौथे भाव से अच्छा बताया गया, अच्छा बताया गया, वही जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर भाव से शनि का गोचर अच्छा है। तो चौथे भाव से आपको जब भी शनि गोचर में आएगा चौथे भाव में, तो आपको हो सकता है मकान बन जाए, भूमि ले ले। लेकिन शनि का जो नेचुरल गुण है, यानी कि शनि कारकत्व है, शनि का कारकत्व होता है उदासी का, शनि का कारकत्व होता है निराशा का, दुख का, डिटैचमेंट का, तो वो चीज़ भी बनी रहेगी। मतलब आपके मन में हो सकता है कि चौथे भाव में जब शनि गोचर करे तो चौथा भाव मन का होता है, सुख शांति का, तो उतना कोई बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप उदासी बनी हुई है, मन में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपने प्रॉपर्टी ली है, आपका घर बन रहा है। तो इस तरीके के फलों की ओर भी आप इसको देख सकते हैं कि ये गोचर इस तरीके से काम करता है। ऐसे ही मान लीजिए कि जब शनि किसी ग्रह के ऊपर से गुजरेगा, तो इसको भावेश जब हम काउंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि पंचमेश के ऊपर से शनि गुजर रहा है, तो लग्न के ऊपर से शनि अच्छा है, तो यानी कि किसी भावेश के ऊपर से भी जब शनि गुजरेगा तो अच्छा होगा। तो शनि का पंचमेश के ऊपर से ट्रांजिट अच्छा है, कोई भी ग्रह पंचमेश बने। जैसे मान लीजिए कि शनि चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहा है, चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है, तो वो गोचर संतान के लिए अच्छा होगा, आपके मन के लिए अच्छा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन वो संतान के लिए बुरा नहीं होगा। तो वही है कि आज, क्योंकि आज हम अपने एक ही विषय पर रहते हैं, इसको 3-4 तरीके से देखा जाता है, लेकिन हमारा जो विषय था कि ग्रह के ऊपर से ग्रह का ट्रांजिट, अभी इसमें हमने राहु केतु की बात नहीं की है, थोड़ा सा नाड़ी ज्योतिष के भी कुछ प्रिंसिपल है, उसको भी मैं इसमें शामिल करना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। देखें कि राहु केतु का गोचर सामान्यतः किसी ग्रह के ऊपर से अच्छा नहीं होता है, मतलब जो उसके मित्र हैं, जैसे कि बुध के ऊपर से एक बार को राहु का गोचर अच्छा हो जाएगा, लेकिन अमूमन केतु का गोचर तो नाड़ी ज्योतिष में खराब बताया गया है, और इसमें भी वो खराब ही दिखता है, कहीं से भी अच्छा नहीं होता है केतु का गोचर। और इसका मतलब कि राहु केतु का गोचर अच्छा नहीं बताया गया है। और जब भी कभी आप जैसे कि ग्रहों का गोचर देखें, तो जो बड़े ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका शनि हो गया, गुरु हो गया, राहु केतु हो गए, और ये जब किसी जैसे कि धीमे चलने वाले प्लैनेट से गुजरे, जैसे कि आपका चंद्रमा के ऊपर से गुरु गुजर रहा है या फिर चंद्रमा के ऊपर से शनि गुजर रहा है, तो जैसे फल बताया गया है आप उस अनुसार देखें। यदि सारणी में अच्छा बताया गया है तो अच्छा फल देगा, और यदि मान लीजिए कि अच्छा नहीं बताया गया है तो फिर वो उन्हीं कारकत्व संबंधी, जैसे कि साढ़े साथी बताई जाती है कि चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति को मानसिक रूप से पीड़ा देती है, तो वो चीज़ होगी उसके साथ। ऐसे ही मान लीजिए सूर्य के ऊपर से गुरु का गोचर अच्छा बताया गया है, तो व्यक्ति कुछ एक नया काम आरंभ करेगा, ये चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए जैसे कि शुक्र के ऊपर से मंगल का गोचर अच्छा नहीं बताया गया है, तो व्यक्ति उस समय थोड़ा सा जैसे कि सेक्सुअल क्रियाओं में फंस करके खुद का वो मतलब जीवन बेकार करता है। तो इस तरीके से इसको आप समझेंगे, सिर्फ इसमें कारकत्व का इस्तेमाल होगा, और किसी चीज़ का आपको भावेश कब लेना है, कहाँ लेना है, वो मैंने थोड़ा सा बता दिया है, आप उसको उस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, आप देखें कि एक नाड़ी ज्योतिष का कुछ प्रिंसिपल्स होता है, उसको आप थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे गुरु का गोचर नाड़ी ज्योतिष में बहुत अच्छा माना गया है। किसी भी ग्रह के ऊपर से गुरु का ट्रांजिट वो बताते हैं कि अच्छा होता है, जैसे शनि के ऊपर से गुजरे, और ये लगता भी है, मतलब मैंने देखा है। ये तो वैदिक का थोड़ा था, तो वो मैं अभी बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन आप अगर नाड़ी का देखेंगे तो जैसे जुपिटर का गोचर शनि के ऊपर से अच्छा बताया गया है, यहाँ पर अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन ये थोड़ा लगते हुए भी देखा है कि शनि के ऊपर से जब जुपिटर जाएगा और बाकी दशा वशा अगर सपोर्टिव है तो व्यक्ति का करियर उस समय आरंभ हो जाता है। केतु का गोचर अच्छा नहीं बताया गया है, केतु यदि शनि के ऊपर से जाए तो वो जैसे कि कर्म की हानि करता है या उस चीज़ से डिटैच करता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। शुक्र के ऊपर से जाए तो पत्नी को कष्ट, तो वो भी ग्रहों के कारकत्व के हिसाब से बताया गया है। तो इसको देखिए कि कब ज़्यादा इसको देखना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि कोई धीरे चलने वाला ग्रह है, जैसे चंद्रमा है, बुध है, आपका शुक्र है, उसके ऊपर से किसी बड़े ग्रह का ट्रांजिट है, तो उसको आप ज़रूर देख लें, और ये देख लें कि जैसे कि वो अच्छा बताया गया है या फिर नहीं बताया गया है। जैसे सूर्य के ऊपर से, सूर्य की दशा चल रही है, तो सूर्य के ऊपर से कौन सा ग्रह गुजर रहा है, जो ग्रह गुजर रहा है वो उसके ऊपर से उसको मतलब कि अच्छा बताया गया है या फिर नहीं बताया गया है, इसको आप ज़रूर एक बार को देख लें। अब देखें कि एक हम उदाहरण कुंडली से भी समझ लेते हैं कि इसको कैसे देखा जाए। देखें कि जैसे आपको एक कुंडली दिख रही होगी धनु लग्न की, इसमें देखें कि सूर्य 12 डिग्री का दशम भाव में बैठा है कन्या राशि में। तो ये वही करीब सन 2010 की बात है, सितंबर में।
शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से था, यानी कि शनि भी 12 डिग्री का था और ठीक एग्जैक्टली 12 डिग्री से गुजर रहा था। 2-3 उदाहरण मैंने ऐसे देखे हैं, आपके पास भी अगर कुंडली होगी तो आप उसमें इसको लगाइएगा, मुझे बताइएगा कि कितना लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो देखिए उस समय हुआ क्या कि जब ये शनि सूर्य के ऊपर से गुजरा, वैसे तो ये अच्छा बताया गया है, मतलब गोचर में शनि पर से, वो सूर्य पर से शनि का गोचर। तो इस समय हुआ क्या कि ये जैसे कि एक विश्वविद्यालय में इनके पिता का संपर्क था, ये काफ़ी भागा दौड़ी कर रहे थे, तो कुछ ही जैसे कि सोर्स से इनके पिता ने अपने बेटे की जॉब लगवा दी, जो बाबू का काम होता है उस तरीके का एक जॉब, वो सोर्स से पैसा वैसा दे करके लग गया। तो ये चीज़ उसमें हुई, तो उसके बाद जब नौकरी लग गई तो नाम भी हुआ, बाकी चीज़ भी हुई। तो ये घटना उस समय हुई, उस समय शुक्र की भी दशा चल रही थी। अच्छा, आप ये मेरे पास आए क्यों थे, जैसे थोड़ा सा और भी इसमें चीज़ देखना चाहिए कि जैसे ये गुरु का लग्न है, जुपिटर वक्री भी बैठा है और सूर्य दशम में है, मंगल उच्च का है। तो जातक को उस समय कोई ये, मतलब कि जातक जो है, जो इनका लड़का है, वो बहुत ज़्यादा इससे सेटिस्फाइड नहीं था कि पिता का सोर्स लगवा के पैसा वैसा दे करके जॉब पा लेना। तो इसीलिए आए थे कि इसको छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ और काम शुरू करें। तो फिलहाल तो मेरी सलाह थी कि बने रहो भाई, अब क्या कर सकते हैं, जो है वो है। लेकिन गुरु का लग्न था, इसलिए बच्चा इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, मतलब उसका जो एक होता नहीं, ईगो हर्ट हो रहा था। लेकिन वो उस समय पिता की बात सुन के वो जॉब कर रहा है, तो वो एक अलग चीज़ था। देखें कि एक विषय और है कि जैसे, मतलब विषय क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे आजकल राहु का अष्टक वर्ग काफ़ी पॉपुलर है, बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स ने इस पर वीडियो बनाया है। देखिए कि मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, नो डाउट सबका अपना अपना थ्योरी होता है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा समझिए कि जैसे राहु केतु का, वैसे तो केतु का अष्टक वर्ग कहीं मिलता नहीं है, और ये जो सारणी आपको दिख रही है बगल में, ये उसी पुस्तक से है। अभी मैं बताऊँगा कि ये क्या है, इसको सरल भाषा में भी हम लिखेंगे, लेकिन इसको समझिए कि जैसे राहु का जो अष्टक वर्ग है, एक पुस्तक है शंभु होरा प्रकाश करके, उसमें मिलता है। लेकिन जब आप उसको गहराई से देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इसमें हमने बात किया, सामान्यतः ये प्रचलित मत है कि पाप ग्रह जो होते हैं वो तीसरे, छठे, 10वें भाव, 11वें भाव से अच्छे होते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें जो राहु का अष्टक वर्ग दिया है उसमें उनका थोड़ा सा भिन्न मत है। तो पहली बात तो उस पर थोड़ी सी शंका होती है। दूसरा ये कि राहु का अष्टक वर्ग या केतु का अष्टक वर्ग और किसी भी पुस्तक में जो क्लासिकल टेक्स्ट है उसमें नहीं दिया हुआ है, तो वो कहाँ से दे दिए या फिर क्यों दिए तो पता नहीं, लेकिन आप उसको समझिए कि उन्होंने दिया क्या है। तो देखें कि ये जैसे कि राहु की अष्टक वर्ग सारणी है, अभी जैसे हमने शनि की सारणी लगाई, तो इसमें देखें कि राहु का गोचर जो है वो चंद्रमा और सूर्य के आगे एक लिखा हुआ है, तो यानी सूर्य चंद्रमा से अच्छा बताया गया है, और लग्न से पंचम अच्छा बताया गया है, नवे अच्छा बताया गया है। आप खुद सोचिए, अगर हम बाकी ग्रहों की सारणी की बात करें, एक बार को आप देखिए तो मंगल का देखिए, जैसे मंगल पापी ग्रह होता है, मंगल को देखिए आप तो लग्न से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें अच्छा है। चंद्रमा से भी ऐसे ही है, कमोबेश यही स्थिति है। शनि भी चंद्रमा से तीसरे, छठे, 11वें अच्छा है, लग्न से भी ऐसे ही है। और आपका शनि मंगल हो गया। सूर्य को भी आप देखेंगे तो वो भी, मतलब कि जो आपका उपचय भाव है उसमें, उसकी सारणी में भी सूर्य बिंदु दे रहा है, यानी कि सूर्य का गोचर अच्छा है। लेकिन अब ये राहु कहाँ से आ गया, मतलब राहु का जो गोचर है वो कैसे अच्छा हो गया। सामान्यतः हम किसी भी पाप ग्रह का गोचर जो है वो 10वें और 11वें भाव में अच्छा मानते हैं, और राहु का इवन भी जब भी आप ट्रांजिट देखेंगे तो 10वें भाव में या 11वें भाव में माना जाता है कि लग्न से या चंद्रमा से अच्छा फल देता है, छठे में। लेकिन ये जो टेबल है इसमें आप देखिए कि लग्न से ना तो वो 10वें बिंदु दे रहा है, ना तो वो 11वें बिंदु दे रहा है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल रूप में सही है, देखने में मिलता है, क्या रिजल्ट आ रहा है? तो देखें कि अब तक जितने चार्ट मैंने देखे हैं इसका रिजल्ट बोगस रहा है, मतलब ये कोई रिजल्ट नहीं देता है। पता नहीं उन्होंने क्यों सारणी बनाने के लिए बना दी है, या उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, मतलब नो डाउट कुछ लिखा होगा। जैसे ज्योतिष रिसर्च का विषय है तो उसको देखा जाता है, उसको किया जाता है, लेकिन ये जो राहु का अष्टक वर्ग जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। यदि रिजल्ट आ रहा है तो आप नीचे चार्ट को शेयर करें, मुझे बताएं, तो हो सकता है क्योंकि मेरे पास अभी कम संख्या में डाटा मौजूद है, तो इतना हो सकता है कि मेरी बात एक्यूरेट ना हो। लेकिन आप जनरल अगर देखें तो हर पाप ग्रह का गोचर 10वें भाव से, 11वें भाव से अच्छा होता है, और नवम पंचम से उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन राहु केतु का जो गोचर है, या राहु का जो गोचर है, केतु का तो चलिए भला हो कि उन्होंने सारणी नहीं दी, वरना वो केतु का गोचर लग्न से, पंचम से, चौथे से अच्छा ही बता देते। लेकिन देख कि मतलब उस पुस्तक में बाकी जो श्लोक लिखे हैं वो
बहुत नो डाउट बहुत कारगर हैं। मतलब बाकी जो उस पुस्तक का कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो राहु का अष्टक वर्ग है उसको मैंने बहुत ज़्यादा लगते हुए नहीं देखा। तो अभी मैंने आपको सारणी दिखाई जो पुस्तक में दी हुई है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे अष्टक वर्ग कैसे बनता है, कैसे पूरी तरीके से इसको बनाया जाता है। देखें कि जैसा लिखा हुआ था कि जैसे चंद्रमा से शनि तीसरे छठे अच्छा होता है, 10वें अच्छा होता है, तो इसका मतलब कि हम वहाँ पर शनि को जो भी आप जैसे ये ट्रांजिट का वीडियो मेरा पहले देखे होगा उस पर मैंने बताया है कि जैसे किसी भी ग्रह को अपने अष्टक में कितने बिंदु मिले, तो ये बिंदु कहाँ से मिलते हैं। जैसे शनि को मान लीजिए किसी राशि में, शनि अभी कुंभ राशि में चल रहा है, तो कुंभ राशि में आपके कुंडली में मान लीजिए शनि को 5 बिंदु मिला है, तो आप जब उसका भिन्नाष्टक वर्ग देखेंगे, प्रस्ताराष्टक वर्ग देखेंगे, तो उसमें पाएंगे कि वो 5 बिंदु किसी ग्रह ने दिया है। तो वो जो कोई ग्रह बिंदु अलॉट करता है तो वो इसी सारणी से उसको अलॉट किया जाता है कि जैसे शनि लग्न से छठे है तो 1 बिंदु, फिर चंद्रमा से भी छठे है तो फिर वहाँ पर उस स्थान पे 2 बिंदु हो जाएगा। तो ऐसे करके मान लीजिए कि शनि का गोचर सूर्य से भी अच्छा है, मंगल से भी अच्छा है, तो उस स्थान पे किसी एक राशि में 5-6 बिंदु भी हो जाते हैं। तो यहीं से पहले भिन्नाष्टक, फिर प्रस्ताराष्टक वर्ग, फिर उसके बाद सर्वाष्टक वर्ग बनाया जाता है। यदि आप कहेंगे तो मतलब ये हाथ से कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन सामान्यतः आज के युग में इसकी ज़रूरत कम है क्योंकि सॉफ्टवेयर का ज़माना है, फट से निकल के आ जाता है। लेकिन ये बनता कैसे है, शुरुआत कहाँ से होती है, ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। देखें कि इसमें जैसे कि बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं, कहने का मतलब है कि मैंने मोटा माटी आपको बता दिया है कि इसको कैसे देखा जाए। अगर एक एक बिंदु पकड़ के देखेंगे, जैसे सारणी आपको मिल गई, आप उससे खुद ही अपने बुद्धि से तारतम्य करके निकाल सकते हैं कि कब क्या कैसा कौन सा गोचर सही है, कौन सा गोचर खराब है। लग्न का क्या फल था वो मैंने आपको बता दिया है, आप इसको लगाएं। इसमें आप रिजल्ट जो है, कभी भी मैंने कहा ना कि ये नहीं लगाना है कि मेरे पंचमेश के ऊपर से शनि का गोचर है, ये आप उसका फल अलग होगा। आपको सिर्फ इसमें ये लगाना है कि आज जो हमने बात की जिस विषय की कि सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर है, सूर्य के ऊपर से गुरु का गोचर है, सूर्य के ऊपर से राहु का गोचर है, या फिर सूर्य के ऊपर से केतु का गोचर है। अच्छा, इसमें एक बात और कि ग्रह का जो नेचुरल कारकत्व है वो छूटता नहीं है। जैसे सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर थोड़ा सा हो सकता है आपके नाम वाम के लिए अच्छा हो जाए, व्यक्ति अपने कर्म से अपना नाम बढ़ाए फैलाए, लेकिन क्या वो जो गोचर है वो पिता के लिए अच्छा होगा, तो वो उस समय पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ग्रह के जो नेचुरल ट्रेड्स हैं वो आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो ग्रह अपने जो उसका नैसर्गिक गुण है उसके आधार पे ही फल देगा। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिए। मोटा माटी मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है कि ये कैसे आया, कहाँ से आया। अष्टकवर्ग की हर सारणी आपको किसी भी किताब में शुरू में मिल जाएगी, आप उससे देख सकते हैं। उसी का मतलब कि वो जो टेबल उसमें दी गई है उसी से मैंने ये निकाला है। मैंने क्या निकाला है, बहुत लोग इसको जानते हैं, कोई इसमें मेरा कोई विशेष रोल नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, ये सबको पता है। ये जो हम बात कर रहे हैं बस थोड़ा ये लेस पॉपुलर है, लेकिन इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। और देखें कि जो नाड़ी के जो प्रिंसिपल हैं ट्रांजिट के, वो भी मतलब कि कई बार बहुत ही एक्यूरेटली काम करते हैं और देख करके आश्चर्य होता है। तो उन प्रिंसिपल को भी एक बार को देख लेना चाहिए। इस पर मेरा शायद एक वीडियो है गोचर का, उसमें मैंने जुपिटर के गोचर की बात की है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।